Hello everyone, students. Today I have brought for you phrase substitution asked in बैंक पीओ एग्जामिनेशंस। इस तरह के क्वेश्चंस में आपको ब्लैंक स्पेस के साथ एक सेंटेंस दिया जाएगा और हर सेंटेंस के नीचे 3 फ्रेजेस दिए जाएंगे। उसके बाद 5 ऑप्शंस होंगे। दिए गए फ्रेजेज में से कौन सा फ्रेज या कौन से फ्रेजेज ब्लैंक स्पेस को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, उसके जगह पर आकर के ग्रामेटिकली करेक्ट एंड कंटेक्चुअली करेक्ट सेंटेंस को फॉर्म कर सकते हैं। यदि तीनों में से कोई भी ब्लैंक स्पेस में फिट नहीं बैठता तो आपका आंसर होगा नंबर ई, नन इज करेक्ट। तो आइए टॉपिक को शुरू करते हैं। सेंटेंस नंबर 1 है, वी शुड रियलाइज दैट द चांस ऑफ एक्सीडेंट ब्लैंक स्पेस, जिसमें आपको 3 में से एक या एक से ज्यादा फ्रेजेस को देना है, इन अ ट्रेन और ऑन द रोड। यानी एक संभावना है, चांस की बात है। तो जाहिर है कि संभावना बताने वाला मॉडल वर्ब आपका मे इसमें आ सकता है। यानी ऑप्शन नंबर फ्रेज नंबर 2 वॉज एटलीस्ट, ये तो पहले ही एलिमिनेटेड हो गया। तो अब आपको सेट करना है 1 और 3 में से। देखें कि कोई एक होगा या दोनों होंगे। तो नंबर 1 को पढ़ा जाए, मे बी एटलीस्ट एज ग्रेट इन आवर होम्स एज। तो ये एटलीस्ट यहां एक रुकावट पैदा कर रहा है, मतलब स्पीकर को खुद दुविधा है। पॉजिटिव डिग्री में तुलना किया जा रहा है, एज ग्रेट इन आवर होम्स एज इन ए ट्रेन और ऑन द रोड। चलिए ये फिट आ रहा है, लेकिन थोड़ा सोचना है, घर के एक्सीडेंट्स क्या उतना ही क्वांटिटी उतना ही डिग्री में होते हैं जितना ट्रेन में या सड़क पर? दूसरा, एटलीस्ट फ्रेज को क्यों लाया गया है? अर्थात ये ग्रामेटिकली करेक्ट, कंटेक्चुअली करेक्ट नहीं बैठ पा रहा है। सो दिस इज एलिमिनेटेड। अब बचा आपके पास फ्रेज नंबर 3, मे बी एज ग्रेट और ग्रेटर इन आवर होम्स। एटलीस्ट को हटा दिया गया, हो सकता है कि बराबर मात्रा में हो, और हो सकता है कि घर में ज्यादा एक्सीडेंट और ट्रेन और रोड पर कम हो। इन आवर होम्स एज, पॉजिटिव डिग्री ग्रेट के लिए कंजंक्शन एज आया है एंड कंपैरेटिव डिग्री के लिए कंजंक्शन देन आया है। यानी ग्रामेटिकली एंड कंटेक्चुअली बिल्कुल सही जा रहा है आपका नंबर 3। आइए ऑप्शंस में देखते हैं। तो नंबर 3, ओनली नंबर 3 आ रहा है। ओनली नंबर 3 इज करेक्ट, इज द ऑप्शन नंबर बी। सो मार्क इट एज योर करेक्ट आंसर। Now let us come to question number 2. The second sentence is, primitive man, blank space, an imbalance which could be rectified only by punishing the wrongdoer. The phrases given are, number 1 believes that a crime created, number 2 believed that a crime created, नंबर 3 बिलीव्ड दैट ए क्रिमिनल क्रिएटेड। प्रिमिटिव मैन का मतलब होता है द मैन लिविंग इन द पास्ट, यानी प्राचीन, जो शुरू वाला इंसान था, मनुष्य था। यानी कंटेक्स्ट पास्ट का है, तो फ्रेज नंबर 1 आपका एलिमिनेटेड हो गया, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट क्रिया में आ रहा है। नंबर 2 पढ़ते हैं, बिलीव्ड दैट ए क्राइम क्रिएटेड। बिलीव्ड बिल्कुल कंटेक्स्ट में ग्रामेटिकली करेक्ट है। दैट ए क्राइम क्रिएटेड, ये भी आपका पास्ट बिल्कुल करेक्ट है। नंबर 3 है आपका बिलीव्ड दैट ए क्रिमिनल। ये प्रॉब्लम कर रहा है, क्योंकि क्रिमिनल यदि इम्बैलेंस क्रिएट करता, विच कुड बी रेक्टिफाइड बाय ओनली बाय पनिशिंग द रॉन्ग डूअर। रॉन्ग डूअर का मतलब भी क्रिमिनल है, तो क्रिमिनल एंड क्रिमिनल रिपीटिशन हो रहा है, जो कि कंटेक्चुअली रॉन्ग जा रहा है। अतः नंबर 3 इज ऑल्सो एलिमिनेटेड। नंबर 2 इज द राइट फ्रेज। आइए नंबर 2 ऑप्शन आपके पास नंबर बी में है, ओनली 2 इज करेक्ट। सो मार्क इट एज योर आंसर। इस तरह से स्टूडेंट्स
आप बड़े ध्यान से पढ़ेंगे, वेरी इजी टू डू दिस वर्क एंड there is no doubt that you will be successful provided you pay attention to it. Now let us come to the third sentence. Calamities and indigence in the past blank space than at present. यानी आपका सेंटेंस कंपैरेटिव डिग्री में तुलना कर रहा है। कैलामिटीज आपदाएं एंड इंडिजेंस एक्सट्रीम पॉवर्टी और डेस्टिट्यूशन दरिद्रता, ये दोनों मिल करके प्लूरल सब्जेक्ट बन रहे हैं। तो क्रिया प्लूरल होनी चाहिए और पास्ट में होनी चाहिए। ये सारे ट्रिक्स हैं जिसकी मदद से आप बहुत आसानी से ऑप्शंस का सिलेक्शन कर सकते हैं। तो आपका पास्ट टेंस वर्ब होगा और साथ साथ प्लूरल होगा। आइए, नंबर 1 तो एलिमिनेटेड हो गया दो वजह से। एक तो यहां वॉज है जो कि वर्ब होना चाहिए था, दूसरा एफ्लिक्टेड यहां वर्ब के रूप में आ रहा है और एफ्लिक्टेड पैसिव जा रहा है, तो कैलामिटीज और इंडिजेंस एफ्लिक्टेड नहीं होगा बल्कि लोग एफ्लिक्टेड होंगे, यानी ये एलिमिनेटेड हो गया स्टूडेंट्स। नंबर 2 में आइए, वर करेक्ट जा रहा है। मोर एफ्लिक्ट एक वर्ब के रूप में है और एज ए वर्ब इट इज ट्रांजिटिव, तो इसे ऑब्जेक्ट चाहिए, जबकि कहीं ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं पड़ रहा है, सो ये भी आपका एलिमिनेटेड हो गया। नंबर 3 में ये संभावना दिखा रहा है, वो भी प्रेजेंट टेंस में आ रहा है जबकि पास्ट होना चाहिए था, प्लस एफ्लिक्ट फिर यहां वर्ब आ रहा है जबकि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट अवेलेबल नहीं है, सो दिस इज ऑल्सो एलिमिनेटेड। अब तीनों के तीनों सब्स्टिट्यूट यहां नहीं बैठ सकते हैं, सो हमारा आंसर होगा नंबर ई, नन इज करेक्ट। होना क्या चाहिए था, चूंकि एफ्लिक्ट वर्ब है, ऑब्जेक्ट यहां है नहीं, तुलना हो रही है, तो फिर इसे एडजेक्टिव बना दें तो काम हमारा चल जाएगा। यदि हम एफ्लिक्ट वर्ब को एडजेक्टिव कर दें तो फिर बिल्कुल एक ग्रामेटिकली एंड कंटेक्चुअली करेक्ट सेंटेंस प्राप्त हो जाएगा। आपका सेंटेंस होगा, कैलामिटीज एंड इंडिजेंस इन द पास्ट वर मोर एफ्लिक्टिंग देन एट प्रेजेंट, हेंस द आंसर इज नन इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर ई। लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 4, जो ब्लैंक स्पेस से शुरू हो रहा है। ब्लैंक स्पेस, टू कीप हिज प्रॉमिस he will earn the distrust of all the voters. Now, आपका प्रिंसिपल क्लॉज है will प्लस मेन वर्ब नंबर 1, तो फिर पहला क्लॉज आपका एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन हो सकता है और उसकी शुरुआत इफ से होगी। यदि प्रिंसिपल क्लॉज कंडीशनल सेंटेंस में प्रिंसिपल क्लॉज will, शैल प्लस मेन वर्ब 1 हो, तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन इफ के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट की क्रिया आती है, मेन वर्ब 1 या मेन वर्ब 5, और ऐसा ऑप्शन आपके पास नंबर 3 में आ रहा है। इफ द कैंडिडेट फेल्स, आने वाले समय में यदि वो फेल कर जाता है अपने वायदे को पूरा करने में, तो लोगों का, मतदाताओं का विश्वास वो खो देगा। दूसरा है कि अभी इलेक्शन होने वाली है और जो कैंडिडेट सिटिंग कैंडिडेट है वो भी इलेक्शन में कंटेस्ट करने के लिए खड़ा हुआ है, और यदि चूंकि वह समय दे रहा है, इफ के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा क्योंकि प्रिंसिपल क्लॉज आपका फ्यूचर इंडेफिनिट में जा रहा है, तो फिर ये एक वजह हो सकता है कि आने वाले चुनाव में ये कैंडिडेट नहीं सफल होगा, लोगों का विश्वास खो देगा, चूंकि इसने अपना वादा तोड़ दिया है। यानी एक कंजंक्शन सिंस के साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपका आ सकता है। तो दूसरा ऑप्शन आपका है नंबर 2, सिंस द कैंडिडेट हैज फेल्ड। फर्स्ट जो फ्रेज है, जो क्लाउज है, इफ द कैंडिडेट हैज फेल्ड, कंडीशनल सेंटेंस में परफेक्ट टेंस के साथ संभावना नहीं होती है, पास्ट परफेक्ट हो सकता है यदि वो इम्प्रोबेबिलिटी है। सो नंबर 1 इज रूल्ड आउट। तो आपका ऑप्शन सही होगा वह जिसमें 2 and 3
शामिल है। तो आइए देखते हैं, बोथ 2 and 3 आर करेक्ट, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट जा रहा है। बोथ 2 and 3 आर करेक्ट। तो आइए अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 5 की। द फिफ्थ सेंटेंस इज, इट इज डिफिकल्ट टू प्रिवेंट असॉल्ट अगेंस्ट एनवायरनमेंट एज ब्लैंक स्पेस एनिमल्स। आपका प्रिवेंट करने का ऑब्जेक्ट जो है वो असॉल्ट है, सिंगुलर। तो फ्रेज नंबर 1 में देखते हैं दोज, इसके वजह से ये एलिमिनेट हो गया, प्लस इसमें भर भी नहीं है। नंबर 2 में देखते हैं, यस सिंगुलर है तो इट इज अगेंस्ट बिल्कुल फिट है, ग्रामेटिकली एंड कंटेक्चुअली बिल्कुल सही सेंस आ रहा है, सो दिस इज एक्सेप्टेड। नंबर 3 है प्रिवेंटिंग दोज, फिर ये बहुवचन आ जा रहा है, ये गलत है, प्लस इसमें वर्ब की भी कमी है, क्योंकि एज एक कंजंक्शन और क्लाउज दे रहा है, और क्लाउज में सब्जेक्ट प्लस वर्ब होना चाहिए, सो दिस इज एलिमिनेटेड। सो बोथ 1 and 3 आर एलिमिनेटेड। द राइट फ्रेज, द राइट क्लाउज इज नंबर 2, इट इज अगेंस्ट। तो आइए नंबर 2 का ऑप्शन आप तलाश करें, तो आपके पास नंबर बी आंसर आ रहा है। सो योर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ओनली 2 इज करेक्ट। इट इज डिफिकल्ट टू प्रिवेंट असॉल्ट अगेंस्ट एनवायरनमेंट एज इट इज अगेंस्ट एनिमल्स। इस तरह से स्टूडेंट्स, जब भी फ्रेज या क्लाउज को सब्स्टिट्यूट करने की बारी हो, जब भी कहा जाए कि ऐसा फ्रेज चुने, ऐसा क्लाउज चुने, ऐसा हिस्सा चुने जो कि सेंटेंस को ग्रामेटिकली एंड कंटेक्चुअली करेक्ट कर दे, बिल्कुल आसान है। बड़े इत्मीनान से, धैर्य से आप सेंटेंस को पढ़ें, फ्रेजेज को पढ़ें, ऑप्शंस को पढ़ें, राइट आंसर को पाएं, राइट ऑप्शन को सेलेक्ट करें, मार्क कर दें और आगे बढ़ जाएं। बेस्ट ऑफ लक। आज इतना ही। थैंक यू वेरी मच।